बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम अगेन। अब हम बात करेंगे कुछ आईपी एड्रेसिंग और सबनेटिंग के फंडामेंटल्स के बारे में। हम बात करेंगे कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। टीसीपी और आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेसिंग क्या है और सबनेटिंग क्या है। सो टीसीपी आईपी बेसिकली डिज़ाइन किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डीओडी ने, ठीक है, ताकि कम्युनिकेशन हो सके यूएस आर्मी की एक दूसरे के साथ, ठीक है ना, तकरीबन 1960s के ज़माने में। टीसीपी आईपी मॉडल बेसिकली निकला है ओएसआई लेयर से, ठीक है। ओएसआई लेयर एक वर्चुअल लेयर है, एक हाइपोथेटिकल लेयर है जिसके ऊपर आपकी सारी डिप्लॉयमेंट, सारी चीज़ें चल रही होती हैं। उसकी एक्चुअल डिप्लॉयमेंट जो है, जो वर्किंग होती है, वो टीसीपी आईपी मॉडल पर होती है। तो अगर हम ओएसआई लेयर की बात करें तो ओएसआई लेयर के ऊपर जब आप बात करेंगे तो स्टार्ट होता है वो एप्लीकेशन लेयर से। 7 लेयर हैं, ऊपर से स्टार्ट होता है एप्लीकेशन लेयर से। एप्लीकेशन लेयर के बाद फिर आपके पास क्या नाम, प्रेजेंटेशन लेयर आती है। प्रेजेंटेशन लेयर के बाद आपके पास सेशन लेयर आती है, फिर आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर आती है, फिर आपके पास नेटवर्क लेयर आती है, फिर आपके पास डाटा लिंक लेयर आती है और आखिर में आपके पास फिजिकल लेयर आती है, ठीक है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम टीसीपी आईपी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये वो एक्चुअल प्रोटोकॉल है जो आपकी नेटवर्क की कम्युनिकेशन और जितना भी आपके सिस्टम्स और वर्चुअलाइजेशन है उसकी कम्युनिकेशन पे बात करता है। ओएसआई एक मॉडल है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन कहलाता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। इसको आप कहते हैं ओएसआई मॉडल, ठीक है। आगे बात करते हैं फिर। अच्छा, ये कुछ लेयर्स हैं कि कौन कौन सी लेयर किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो अगर मैं एप्लीकेशन लेयर की बात करूं तो एप्लीकेशन लेयर बेसिकली फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एनएफएस और टीएफटीपी पे काम करता है। ईमेल, एसएमटीपी वो भी एप्लीकेशन पे काम करता है। रिमोट लॉगिन हो गया, नेटवर्क मैनेजमेंट, डीएनएस वगैरह हो गया, तमाम एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। फिर आप ट्रांसपोर्ट लेयर की जब बात करते हैं तो जितने भी टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल्स होते हैं आपके, ठीक है, वो जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। फिर आप इंटरनेट लेयर की बात करते हैं तो जो आपका आईपी पैकेट्स होता है, चाहे वो पब्लिक आईपी हो, प्राइवेट आईपी हो, आईसीएमपी प्रोटोकॉल हो, वो तमाम इंटरनेट लेयर पे काम करता है। और नेटवर्क लेयर पे आपकी ईथरनेट मॉडल और आपकी जो नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं वो आपकी नेटवर्क लेयर पे काम कर रही होती हैं, ठीक है। कंपैरिजन आप देख सकते हैं ओएसआई और टीसीपी का। ओएसआई मॉडल जो है वो आपकी एप्लीकेशन लेयर्स पे है, जिसमें एप्लीकेशन है, प्रेजेंटेशन है और सेशन लेयर है। और जबकि आप डाटा फ्लो की बात करेंगे, जहाँ से डाटा पास होता है, देखें ये एप्लीकेशन लेयर आपकी एप्लीकेशन को चलाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, जबकि डाटा लेयर जो है वो डाटा फ्लो के तौर पे इस्तेमाल होती है, जिसमें ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डाटा लिंक लेयर है और फिजिकल लेयर है, ठीक है। ये तो हो गई ओएसआई। ये है बेसिकली टीसीपी लेयर, जिसमें एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट है और इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस लेयर आती है आपकी। अच्छा, अब कंपैरिजन की बात करेंगे, ओएसआई लेयर और टीसीपी आईपी मॉडल दोनों लेयर्स के ऊपर काम करती हैं, लेकिन ओएसआई की 7 लेयर हैं जबकि टीसीपी की 4 लेयर हैं। बोथ हैव एप्लीकेशन लेयर थ्रू दे इंक्लूड वेरी डिफरेंट सर्विसेज, ठीक है। बोथ हैव कंपेरेबल ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क लेयर, ठीक है, क्योंकि दोनों के पास ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर है, लेकिन टीसीपी लेयर एक एक्चुअल लेयर है जिसके ऊपर ट्रैफिक पास हो रहा है। ओएसआई लेयर बेसिकली अंडरस्टैंड करने के लिए होता है, ठीक है। पैकेट स्विच, नॉन सर्किट स्विच और टेक्नोलॉजी को एज्यूम करते हुए बनाया गया है। और नेटवर्क जो प्रोफेशनल्स हैं, यानी कि आप अगर इस कोर्स में प्रोसीड करते हैं तो आपको ये दोनों मॉडल पता होने चाहिए, अदरवाइज आपके लिए आगे प्रोसीड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि नेटवर्क, एडवांस नेटवर्किंग की तरफ जा रहे हैं तो आपकी रूट स्ट्रांग नहीं होगी तो आगे चलना मुश्किल है। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और आगे जाके खुद मुश्किल उठाते हैं आप, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं उसकी बुनियाद अगर मजबूत नहीं होगी तो आगे चलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद या तो आप इस इंडस्ट्री को छोड़ देंगे, गिव अप कर देंगे, या फिर आप मार्केट में ये कहेंगे कि इसकी तो जॉब ही नहीं मिलती, जबकि जॉब होगी लेकिन आपकी खुद की स्किल उस लेवल पे नहीं है तो इसलिए आपको जॉब नहीं मिल रही, तो आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट में उसकी जॉब नहीं है। और ऐसा होता है, हमारे पास कई स्टूडेंट्स, कई लोग ऐसे आते हैं जो कई अरसे से जॉब ढूंढ रहे होते हैं, दे ऑल आर सर्टिफाइड, ठीक है ना, बट उनको सही से काम नहीं आता और उन्होंने शॉर्टकट इख्तियार किया होता है। तो मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग भी इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, अपनी नेटवर्क की जो बेसिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग रखें। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए लैन, मैन, आईपी क्या होता है, IPv6 क्या होता है, IPv4 क्या होता है, ठीक है। फाइबर में और नॉर्मल उसमें क्या फ़र्क होता है, इथरनेट केबल के अंदर RJ45 कनेक्टर किसे कहते हैं, यानी कि CCNA का जो पहला पार्ट है आप उसको भी पढ़ लें तो वो भी बहुत है आपके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं आईपी एड्रेसिंग की कुछ।
आईपी एड्रेसिंग क्या चीज़ है? आईपी एड्रेसिंग इज एक्चुअली अ 32 बिट सीक्वेंस ऑफ वंस एंड जीरोस। ओके, आईपी एड्रेसिंग की बात करते हैं। आईपी एड्रेसिंग क्या है? एक 32 बिट का बाइनरी डेसिमल कॉम्बिनेशन है जो 1 एंड 0 पे काम करता है। ठीक है, 32 बिट का मतलब क्या है? आपका आईपी एड्रेस जो है वो 32 बिट पर है और 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है, 4 ऑक्टेट के ऊपर मुश्तमिल है। 32 बिट के सीक्वेंस है 1 और जीरोस के ऊपर, ठीक है, और 4 हिस्सों पर डिवाइड है, ठीक है, 8-8 बिट्स के ऊपर तोड़ा हुआ है। तो पहला हिस्सा मिसाली तौर पे अगर मैं आईपी लूँ 192, 168, 1.8, तो 192 का एक ऑक्टेट होगा। ऑक्टेट कहते हैं, ऑक्टेट निकला है ऑक्टा से। ऑक्टा कहते हैं रोमन जबान में 8 को, ठीक है। तो 8 का मतलब ये 8 बिट एक में आई, 192 के अंदर 8 बिट हैं, 168 में 8 बिट हैं, 1 में 8 बिट हैं और 8 में 8 बिट्स हैं। तो ये 4 हिस्सों में टूटा, 8 4s are 32। तो IPv4 हमेशा 32 बिट्स पर मुश्तमिल होता है और 4 ऑक्टेट पे होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऑक्टेट निकला है ऑक्टा से। ऑक्टा रोमन जबान में कहते हैं 8 को। तो जब 8 बिट बनती है तो वो ऑक्टा बनता है और 8-8 के 4 हिस्से बनते हैं तो वो 32 बिट्स का एक आईपी एड्रेस बनता है। आईपी एड्रेस IPv4 की बात कर रहा हूँ। अगर मैं IPv4 32 बिट पर होता है और 32 बिट्स के अंदर 4 हिस्से होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और 255 तक जाते हैं। 64 बिट की आईपी नहीं होती हमेशा, 32 से आगे जा ही नहीं सकता। 64 की आईपी IPv6 के अंदर होती है जो उसका आधा हिस्सा होता है, क्योंकि वो 128 बिट होती है। तो इसको हम मजीद आगे लेके चलते हैं, क्लासेस की बात करते हैं। आगे चलते हैं, क्लासेस ऑफ आईपी नेटवर्क एड्रेस। क्लास ए है 1 2 3 4, नेटवर्क है, ये होस्ट है, सही है। क्लास ए यानी कि आईपी नेटवर्क की जो क्लास आपको नजर आ रही है ये बेसिकली IPv4 की क्लास के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके अंदर 1 से 127 तक एक होता है क्लास ए, 128 से 191 तक क्लास बी होता है, 192 से 223 तक क्लास सी होता है और 224 से 240 तक क्लास डी होता है। आप क्लास ए, बी और सी तो यूज कर सकते हैं लेकिन क्लास डी यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि क्लास डी R&D के लिए होता है, मल्टीकास्ट के लिए होता है क्लास डी। मल्टीकास्ट मतलब आप सिस्को के राउटर्स में कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, आपको राउट टेबल अपडेट्स करने हैं, ठीक है ना, तो वहां पे आप मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज करते हैं। लेकिन क्लास ए बी सी आप किसी भी डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं। इन क्लासेस में से एक एक नेटवर्क ऐसा होता है जो आप प्राइवेटली यूज कर सकते हैं। प्राइवेट और पब्लिक आईपी में फर्क क्या होता है ये भी समझना आपके लिए जरूरी है। क्लास पब्लिक आईपी जो होती है वो दुनिया में राउटेबल आईपी होती है जिसके ऊपर आपका पूरा इंटरनेट चल रहा होता है। यूनिक आईपी होती है पूरी दुनिया में, यानी कि एक बंदे के पास वो आईपी है तो दूसरा उसको यूज नहीं कर सकता। प्राइवेट आईपी यूनिक नहीं होती, प्राइवेट आईपी आपके आगे पीछे चल रही होगी मुख्तलिफ जगहों पे, ठीक है, और क्लास ए बी सी के ऊपर वो चल रही होगी। क्लास ए के अंदर से 10 का नेटवर्क, क्लास बी में से 172 का नेटवर्क, क्लास सी में से 192 का नेटवर्क, ये तीनों चल रहा होता है, सही है। आगे चलते हैं, नेटवर्क आईपी की रेंज। क्लास ए की जब आप बात करेंगे तो 1 से 126 नजर आता है लेकिन 127 भी इसी में आता है। 127 बेसिकली कहलाता है लोकल होस्ट या इको आईपी, जिसको कहते हैं 127.0.0.1। यह आपके अपने सिस्टम की आईपी होती है। कभी आप अपने सिस्टम में बैठ के खुद को पिंग करना चाहेंगे, खुद को टेस्ट करना चाहेंगे, या आपके सिस्टम में कोई वेबसाइट है आप उसको खुद से खोल के देखना चाह रहे हैं, कोई नाम नहीं है उसको, तो कैसे चेक करेंगे? आप 127.0.0.1 लिखेंगे, आपकी वेबसाइट खुल जाएगी, जिसको कहते हैं लोकल होस्ट। लोकल होस्ट भी 127 का नेटवर्क होता है जो कि क्लास ए से बिलोंग करता है। क्लास बी में 128 से 191 आता है, इसमें 10 का नेटवर्क प्राइवेट है, क्लास बी में 172 का नेटवर्क प्राइवेट है और क्लास सी में 192 का नेटवर्क प्राइवेट है जो पब्लिक नहीं होता। उसको आप प्राइवेटली यूज कर सकते हैं अपने ऑफिस में, दफ्तर में, सर्वर रूम में, कहीं भी, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि अपने राउटर स्विचेस में 192 की आईपी देखते होंगे, 192.168.0.0 समथिंग, सही कह रहा हूं मैं? इसी तरीके से क्लास ए के अंदर 127 रिजर्व है लोकल होस्ट के लिए। क्लास बी में रिजर्व है 169 जिसको कहते हैं अपीपा आईपी, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस, जो 169 का आईपी होता है, ठीक है, जो बेसिकली जब उसको आईपी नहीं मिलती अपने डीएससीपी से या ऑटोमेटिक सर्वर से तो वो उससे आईपी लेना शुरू कर देता है और कंटिन्यू करता है, ठीक है। ये हो गया क्लास ए बी सी।
क्लास डी मैंने आपको बता दिया मल्टीकास्ट के लिए होता है, और क्लास ई रिजर्व्ड है रिसर्च पर्पस के लिए, फ्यूचर रिसर्च के लिए। लेकिन आप कंप्यूटर में कभी डाल के देखें, आप क्लास ए बी सी से आगे 223 से आगे कभी आईपी डाल ही नहीं सकते, एरर दे देगा आपको। 10.0.10 इज ऑल्सो प्राइवेट, यस ये प्राइवेट भी है और इसमें से कुछ हिस्सा पब्लिक के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन नॉर्मली ये प्राइवेट में इस्तेमाल होता है। प्राइवेट और पब्लिक अलग अलग रखते क्यों है उसकी वजह समझ लें। प्राइवेट आईपी अगर दुनिया में कहीं पे जाती है और वो पहले एज अ पब्लिक भी कहीं इस्तेमाल होगी तो कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो पासपोर्ट है वो आप उसको पब्लिक आईपी समझ लें, वो पासपोर्ट पूरी दुनिया में यूनिक होगा आपका, अलग से किसी और का नहीं होगा। लेकिन अगर वो वही सेम पासपोर्ट किसी और का आ गया, ठीक है ना, तो आपका कॉन्फ्लिक्शन आना शुरू हो जाएगा, पहचान नहीं आएगी कि कौन है कौन नहीं है, कौन असल बंदा है। ठीक है, 10 का नेटवर्क पब्लिक के लिए भी हो सकता है, कुछ कुछ जगहों पे यूज लोग करते हैं पब्लिक को, लेकिन एक्चुअल पूरा कंप्लीटली पब्लिक नहीं होता। नॉर्मली ये प्राइवेट के लिए इस्तेमाल होता है। 172, 192 और 10 का नेटवर्क कंप्लीटली प्राइवेट के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत रेयर चांस है कि आपको उसकी कोई पब्लिक आईपी भी मिल जाए, बहुत रेयर चांस है। ठीक है, ओके जी। अब ये बात करते हैं रिजर्व एड्रेस की। देखिए, जब भी आप नेटवर्क की बात करते हैं, नेटवर्क के अंदर एक हिस्सा होता है नेटवर्क एड्रेस का और एक हिस्सा होता है होस्ट एड्रेस का। ठीक है, जब आप क्लास ए की बात करेंगे, क्लास ए के अंदर आता है 10 का नेटवर्क, कौन सा वाला 10.0.0.0। तो 10 के नेटवर्क में जब क्लास ए में बात करें, क्लास ए में एक नेटवर्क का पार्ट होता है और 3 होस्ट के पार्ट होते हैं। ओके, तो क्लास ए के अंदर ये बात आ गई आपकी। 10 का नेटवर्क क्लास ए है, जिसमें एक नेटवर्क का हिस्सा होता है आपका एक नेटवर्क का हिस्सा होता है 3 होस्ट के होते हैं, यानी कि पहला 8 बिट नेटवर्क का होता है, दूसरे शुरू के 3 आखिर के 3 जो होते हैं नेटवर्क के, वो आपके होस्ट के होते हैं। अब बात करते हैं क्लास बी की। क्लास बी में 2 नेटवर्क होते हैं, 2 होस्ट होते हैं, और क्लास सी में 3 नेटवर्क होते हैं और 1 होस्ट होता है। प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी एड्रेसिंग में आपको डिटेल से बता चुका हूं। नो टू मशीन्स दैट कनेक्ट टू अ पब्लिक नेटवर्क कैन हैव द सेम आईपी एड्रेस बिकॉज पब्लिक आईपी एड्रेस आर ग्लोबल एंड स्टैंडर्डाइज। ठीक है, यानी कि आपके पास अगर अजीज साहब के पास एक पब्लिक आईपी है तो वो आईपी दुनिया में किसी और के पास नहीं हो सकती। हाउएवर, प्राइवेट नेटवर्क दैट आर नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट मे यूज होस्ट एड्रेस एज लॉन्ग एज ईच होस्ट विद द प्राइवेट नेटवर्क इज यूनिक। देखें, अब प्राइवेट एड्रेस की बात करें तो अजीज साहब जो आईपी यूज कर रहे हैं अपने घर में, अपने इंटरनेट पे, मैं वो आईपी यूज कर सकता हूँ यहाँ पे अपने पास भी सेम, क्योंकि अजीज साहब अपने घर में यूज कर रहे हैं, मैं अपने घर में यूज कर रहा हूँ। इसकी एक छोटी सी मिसाल है, आपके घर में भी हो सकता है कोई सलमान नाम का बंदा हो, मेरे घर में भी कोई सलमान नाम का बंदा हो सकता है। ये हो गया प्राइवेट एड्रेस। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूँ और मेरे पास अगर मेरे पासपोर्ट के ऊपर कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो दुनिया में किसी और का नंबर नहीं हो सकता जो मेरे पासपोर्ट का नंबर है। ये मेरी पब्लिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो पब्लिक और प्राइवेट में ये फर्क है। अच्छा जी, आरएफसी होता है रिक्वेस्ट, मुझे फुल फॉर्म अभी याद नहीं है इसका। आरएफसी स्टैंडर्ड होता है बेसिकली। आरएफसी 1918 सेट्स असाइड 3 ब्लॉक्स ऑफ आईपी एड्रेस आर प्राइवेट इंटरनल यूज। ये जो 3 ब्लॉक्स ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस है उसमें क्लास ए में से 10 का नेटवर्क है, क्लास बी में से 172 का नेटवर्क है और क्लास सी में से 192 का नेटवर्क है। ये बेसिकली 3 नेटवर्क कंसिडर किए जाते हैं प्राइवेट, जो हर सर्वर, हर प्राइवेट नेटवर्क और हर ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है जो इंटरनेट पे नहीं जा रही, जो इंटरनली कम्युनिकेट कर रही है। कनेक्टिंग अ नेटवर्क यूजिंग प्राइवेट आईपी एड्रेस टू द इंटरनेट रिक्वेस्ट ट्रांसलेशन टू द प्राइवेट एड्रेस यूजिंग नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अच्छा, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या है? आपकी प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट करना नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कहलाता है, जिसको मैं इनकैप्सुलेशन कह सकता हूँ। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, एक कहलाता है स्टैटिक नेट, एक कहलाता है डायनेमिक नेट और एक कहलाता है पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन पैट। अब तीनों को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। स्टैटिक नेट वो होता है जिसके अंदर एक प्राइवेट एड्रेस होगा और उसके साथ एक पब्लिक एड्रेस बाइंड होगा। दूसरा होता है डायनेमिक नेट। डायनेमिक नेट के अंदर क्या होता है कि एक प्राइवेट एड्रेस, मल्टीपल प्राइवेट एड्रेस हैं और मल्टीपल पब्लिक एड्रेस हैं, लेकिन अगर 10 प्राइवेट एड्रेस हैं और 4 पब्लिक एड्रेस हैं तो अगर 4 के साथ शुरू की प्राइवेट आईपी चली गई है तो जब तक वो वापस नहीं आएंगे दूसरे को वो पब्लिक आईपी मिलेगी नहीं। डायनेमिक नेट की मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके ऑफिस की 4 गाड़ियाँ हैं और आपके ऑफिस में 10 सेल्समैन हैं।
अब उन 10 सेल्समैन में से जो पहले 4 गाड़ी लेके चले गए, जब तक वो वापस नहीं आएंगे दूसरे सेल्समैन गाड़ी लेके जा नहीं सकते। डायनेमिक नेट में यही होता है कि अगर प्राइवेट आईपी ज्यादा हो और पब्लिक आईपी कम हो, तो अगर प्राइवेट आईपी के साथ बाइंड हो जाए तो जब तक वो वापस नहीं आएंगे उनकी ट्रैफिक दूसरे प्राइवेट एड्रेस जा नहीं सकते। तीसरा कहलाता है पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, पैटिंग, जो मेरे और आपके घरों में चल रहा होता है हमारे राउटर के साथ, कि हमारे पास मल्टीपल प्राइवेट आईपी होती हैं और एक पब्लिक आईपी के थ्रू वो कन्वर्ज होकर बाहर जा रही होती हैं और वापस आके वो डाइवर्ज हो जाती हैं, तमाम लोगों को तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल ये दूंगा कि आपके मोहल्ले में एक आदमी है, वो तमाम घरों से पूछ के जा रहा है कि किसी को कोई सामान मंगवाना है, कोई चीज़ मंगवानी है, तो तमाम घरों पे जाता है वो, ठीक है, तमाम घरों से वो पर्ची लेता है, लेके जाता है बाजार, खरीद के लाके सबको उसकी अपनी अपनी चीज़ें उनके घरों पे वापस पहुंचा देता है। तो वो जो बंदा है वो पब्लिक एड्रेस है और आप तमाम लोग प्राइवेट एड्रेस है। आप तमाम लोग अपनी रिक्वेस्ट उस बंदे के थ्रू बाहर भेज रहे हैं, वो बंदा वापस आके तमाम लोगों को उसकी रिक्वेस्ट वापस दे रहा है पोर्ट्स के ऊपर, जिसको कहते हैं पैटिंग या पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। ये 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें से तीसरी टाइप हम अपने घरों में यूज़ करते हैं और पहली टाइप अभी आप आगे जाके जब क्लाउड में देखेंगे तो क्लाउड की सारी वीएम्स पहली टाइप को यूज़ कर रही होती हैं। अब आप अगर इसको गौर से देखें डेसिमल, अब सबनेटिंग की थोड़ी बात करते हैं। सबनेटिंग क्या है? सबनेटिंग इज एक्चुअली वन आईपी नेटवर्क डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सब नेटवर्क्स। आपके पास एक बड़ा नेटवर्क है, आपने उसको कई छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसकी मिसाल ये है कि आपके पास एक 1000 गज का प्लॉट है, आपने 100 गज के प्लॉट को काट के 10 हिस्सों में उसको डिवाइड कर दिया, ये कहलाता है आपका सबनेटिंग। अब डेसिमल नोटेशन क्या है? 192 है, 224 है, 240 है, 248 है। अब नंबर ऑफ सबनेट्स क्या है? 192 के अंदर 2 नंबर ऑफ सबनेट्स आ गए, ये नंबर ऑफ क्लास ए आ गई, ये नंबर ऑफ सबनेट्स की आ गई और ये नंबर ऑफ क्लास सी पर सबनेट आ गए। ये बेसिकली एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो शायद आपको अभी समझ नहीं आया जब तक आप अपने हाथ से इसको कैलकुलेट ना करें। लेकिन जब भी आप 192 की बात करेंगे तो 192 के अंदर क्लास सी पर सबनेट 62 आएगा आपको। इसी तरीके से ये डिवाइड होता रहेगा। ये सबनेटिंग की एक और मिसाल है, आप अगर देखें इसको तो होस्ट बिट मस्ट आर रीअसाइन फॉर बोरोड एज नेटवर्क बिट्स। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर बेसिकली आपके पास 3 नेटवर्क के और एक होस्ट के हिस्से हैं। जब आप सबनेटिंग करते हैं ना तो सबनेटिंग के अंदर होता क्या है कि नेटवर्क होस्ट से चीजें बोरो कर रहा होता है, बिट्स ऑन हो रहे होते हैं, बिट्स ऑफ हो रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है 192.168.0.0 है, ये बढ़ के 192.168.1.0 और इस तरह से बढ़ना चला जाएगा। तो इसके सबनेट मास्क चेंज हो जाते हैं। तो ये नेटवर्क एड्रेस बोरो कर रहा होता है जिससे ये बिट्स ऑन हो जाते हैं और आखिर वाले ऑफ हो रहे होते हैं। तो आपके नेटवर्क टुकड़ों में बंटना शुरू हो जाते हैं, कई छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाते हैं नेटवर्क। अच्छा, सबनेटिंग का दूसरा नाम कोई बता सकता है मुझे क्या है? सबनेटिंग का दूसरा नाम है FLSM, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क, क्योंकि ये इक्वली ब्रेक करता है। अच्छा, रीजंस क्या है सबनेटिंग की वो समझ लेते हैं। प्रोवाइड एड्रेसिंग फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि नेटवर्क फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यह है कि आपके यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, IT डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, बिलिंग डिपार्टमेंट। आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जो है छोटे छोटे सबनेट्स बना के उनको ब्रेक कर रहे हैं ताकि वो इस्तेमाल कर सकें। ईच लैन मस्ट हैव इट्स ओन नेटवर्क और सब नेटवर्क एड्रेस, ठीक है। एक लैन के कई नेटवर्क होते हैं और सब नेटवर्क्स हो सकते हैं ताकि एक दूसरे के साथ कोलाइड ना करें वो। लेकिन याद रखिएगा जब आप सबनेटिंग करते हैं तो उन तमाम सबनेटिंग को आपको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कराने के लिए लेयर 3 डिवाइस चाहिए होती है। सबनेटिंग का दूसरा नाम है FLXM, फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क, ठीक है। तो मैंने बताया कि आप अगर छोटे छोटे हिस्सों में सबनेटिंग को डिवाइड करें तो इनको कम्युनिकेट करवाने के लिए आपके पास लेयर 3 डिवाइस होनी चाहिए जिसपे आप इनको कम्युनिकेट करवा सकें। एस्टेब्लिशिंग अ सबनेट मास्क एड्रेस, अब इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो एस्टेब्लिशिंग अ सबनेट मास्क एड्रेस determines which part of an IP address is the network field and which part is the host field, ठीक है ना। डिटरमाइन करता है ये कि कौन सा पार्ट आपका नेटवर्क का हिस्सा है, कौन सा पार्ट आपका होस्ट का हिस्सा है। फॉलो दीज स्टेप टू डिटरमाइन द सबनेट मास्क। अब आपको क्या क्या स्टेप परफॉर्म करने हैं सबनेट मास्क के लिए। नंबर 1, एक्सप्रेस द सबनेट IP एड्रेस इन द बाइनरी फॉर्म, रिप्लेस द नेटवर्क एंड सबनेट पोर्शन ऑफ द एड्रेस विद ऑल वंस, ठीक है। Replace the host portion of the address with all 0
और आखिर में कन्वर्ट द बाइनरी एक्सप्रेशन बैक टू डॉटेड डेसिमल नोटेशन। अब इसको बारी बारी समझते हैं। नंबर 1 कह रहे हैं एक्सप्रेस द सबनेट आईपी एड्रेस इन बाइनरी फॉर्म। देखिए आपके पास आईपी एड्रेस लिखा हुआ 192.168.0.1, आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, वो मैं अभी आखिर में दिखाता हूं कि किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। रिप्लेस द नेटवर्क एंड सबनेट पोर्शन ऑफ द एड्रेस विद ऑल 1, आपको तमाम हिस्सों को 1 कर देना है। यानी कि अगर आपको सबनेट मास्क निकालना है तो उसका तरीका क्या है, रिप्लेस द होस्ट पोर्शन ऑफ द एड्रेस विद ऑल 0, जो नेटवर्क वाला हिस्सा है उसकी बिट्स ऑन हो जाएंगी, जो होस्ट वाला हिस्सा है उसकी बिट्स ऑफ हो जाएंगी। आप में से अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है तो आपको पता होगा जो स्विच काम करता है वो 0 और 1 पे काम करता है। आपने कभी स्टेबलाइजर या कहीं पे सिस्टम पे देखा होगा एक 0 और एक 1 बना होता है, वो 0 और 1 यही दे रहा होता है आपको, ठीक है। इसी बेसिस पे सारी चीजें काम कर रही होती हैं आपकी। कन्वर्ट द बाइनरी एक्सप्रेशन बैक टू द डॉटेड डेसिमल नोटेशन, जब आप इन 0 और 1 को कन्वर्ट करेंगे दोबारा बाइनरी से डॉटेड में, तो आपके पास एक्चुअल सबनेट मास्क निकल आएगा। अब आप अगर इसको देखें स्लैश फॉर्मेट के अंदर, आपके पास 192.168.0.0 कभी आपने देखा है आपके घर में जो आईपी एड्रेस आ रहा होता है 192.168.0.0, उसके आगे क्या लिखा होता है, उसके आगे लिखा होता है /24। इसका मतलब वो एक पूरा नेटवर्क है 192 का /24। अब मुझे अगर उसको ब्रेक करना है, ऊपर मैंने आपको क्या बताया था सबनेट का दूसरा नाम क्या होता है, आप तमाम लोगों ने मेरे साथ साथ चलना है और मुझे साथ साथ जवाब देना ताकि मुझे पता रहे कि आप तमाम लोगों को चीजें क्लियर हो रही है। उसका नाम था FLSM, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। क्यों कहते हैं FLSM? फिक्स लेंथ सबनेट मास्क का मतलब यह है कि जितना भी हिस्सा सबनेट टूटेगा वो इक्वल टूटेगा, अनइक्वल नहीं टूटेगा। आपके पास अगर 1000 गज का प्लॉट है, आप उसको इक्वली देना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को 50 गज दें, किसी को 150 गज दें, आपको इक्वली देना है। या तो 500 के 2 देने, या 250 के 4 देने, ठीक है, या 133 गज के हिसाब से आपको 8 देने, इस तरह से हिसाब लेके चलना है। तो अब /24 था 192 का, मैंने इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया, तो 2 की पावर 1 कितनी होती है, कोई बता सकता है मुझे? 2 की पावर 0 कितनी होती है? 1। 2 की पावर 1 होती है 2, पावर की बात कर रहा हूं, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। तो /25 का मतलब मैंने एक बिट को ऑन कर दिया, एक बिट को ऑन कर दिया मैंने, तो क्या हो गया 25, यानी कि नेटवर्क कितने हिस्सों में टूट गया? 2 हिस्सों में टूट गया। 2 की पावर 1 बाय डिफॉल्ट कितना होता है 192 का, मैं यहां मैसेज में लिख रहा हूं 192.168.0.0/24 ये होता है। मैंने क्या किया, ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स, तो ये बन गया 192.168.0.0/25, ये 2 हिस्सों में टूट गया, 25 हो गया, ठीक है। मास्क हो गया 128, /25 हो गया, मास्क हो गया 128। अच्छा 25 जो है ये इसका CIDR कहलाता है, ठीक है। मैं एक मिसाल के तौर पे लेता हूं सबनेटिंग 192.168.0.0/24, ये आईपीस कितने लोगों ने देखी हैं अपने घरों में, अपने ऑफिस के अंदर? 192.168.0.0 नजर आ रहा है सबको? कोई ऐसा बंदा है जिसको समझ नहीं आ रहा हो? अब मुझे क्या करना है, मेरी रिक्वायरमेंट है डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, तो मैं क्या करूंगा, /24 है, 2 की पावर 0 क्या होती है? 1। 24 का मतलब यह है क्लास C है, इसका सबनेट मास्क क्या होता है? 255.255.255.0। इसको मैं एक तरीके से समझाता हूं आपको। ओके 255 255 255 0। अब कितने लोग हैं जिनको मैंने ये समझ में आया था कि ये ऊपर जो है IPv4 जो होता है वो 32 बिट का होता है, ये बात मैंने बताई थी आप लोगों को, 32 बिट का होता है IPv4, ठीक है। अब 32 बिट होता कैसे है ये जरा समझ लेते हैं। एक 8.8.8.8 यानी कि 8 बिट का एक होता है, तो 8 4 4 हिस्सों में तोड़ा हमने, तो 8 4 कितने हो गए भाई? 32 हो गए। अब 32 को दोबारा समझते हैं बाइनरी में। बाइनरी के अंदर मतलब मैंने यहाँ पे 8 हिस्से किए, फिर 8 किए, फिर 8 किए, फिर 8 किए। तो अब पहले बाइनरी का टेबल समझ लेते हैं, बाइनरी टेबल को समझ लेते हैं।
2 की पावर 3, ये पावर लिख रहा हूँ याद रखिएगा, मैं इस तरह लिखता हूँ 2 की पावर 0 आंसर 1, 2 की पावर 1 आंसर 2, 2 की पावर 2 आंसर 4, 2 की पावर 3 आंसर 8, 2 की पावर 4 आंसर 16, 2 की पावर 5 आंसर 32, 2 की पावर 6 आंसर 64 और 2 की पावर 7 आंसर 128। इंशाल्लाह मजा आएगा आप लोगों को। ये टेबल आप लोग उतार लें जरा पहले सारे। अच्छा 2 की पावर 0, अब ये 8 बिट है, 8 बिट में कितने आएंगे? 8 बिट का मतलब ये 7 लिखा हुआ है, 8 क्यों नहीं है, कोई बता सकते हैं मुझे? 1 2 3 4 5 6 7, जबकि मैंने तो 8 लिखा है ऊपर, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है भाई, 0 भी एक वैल्यू है, 0 से 7 तक ये 8 बनता है। तो 32 कितने होते हैं? ये 32 बिट हो गए ना, हर एक में ये टोटल आएंगे। तो 32 का मतलब 2 की पावर, अगर मैं मिसाल दूं यहाँ पे आपको 8 बिट है, तो 8 बिट का मतलब ये बनता है 255। कैसे 255 बनता है ये भी देख लेते हैं। 128 प्लस 64 कितना होता है? 192। 192 प्लस 32 कितना होता है? 224। 224 प्लस 16 कितना होता है? 240। 240 प्लस 8 कितना होता है? 248। 248 प्लस 4 कितना होता है? 252। 252 प्लस 2 कितना होता है? 254। और 254 प्लस 1 कितना होता है? 255। तो वैसे अगर आप देखें तो 2 की पावर 8 256 होगा, ठीक है, लेकिन हम 2 की पावर 8 करें क्योंकि हम 0 से शुरू कर रहे हैं, तो ये 0 की भी एक वैल्यू है, तभी ये 255 आता है। अगर आप वैसे गिनेंगे तो 256 आ रहा होगा, ठीक है। 255, फिर ये 255, फिर ये 255 और ये 255, ये हो गया 32। जबकि हमारा जो ऊपर सबनेट मास्क था ये कितना था? ये चीज सबनेट मास्क बताती है। अब समझ में आया कि 24 क्यों लिखा हुआ है। आप 24 लिखें या नीचे ये 3 वैल्यू दे दें, ये भी 24 है। कैसे? ये 8 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 8 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और तीसरा भी 8 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 8 3 जार 24, आखिर वाला 0 है, तभी ऊपर 24 आ रहा है। समझ में आ रही है आप लोगों को ये बात? क्या किसी को स्टिल डाउट हो रहा है? सबनेट मास्क बताता है कि इसमें से कितना हिस्सा नेटवर्क वाला है और कितने होस्ट आ सकते हैं, यानी कि कितने कंप्यूटर लग सकते हैं इसके अंदर। तो इसका मतलब है इस आईपी को अगर मैं देखूं तो मैं इसके अंदर 254 कंप्यूटर लगा सकता हूं या डिवाइसेस लगा सकता हूं नेटवर्क की। कोई ऐसा बंदा जिसको समझ में नहीं आ रहा हो ये? तो ये हो गया भाई IPv4 की बात है। अब मुझे /24 से /25 में लेके जाना है, मैं क्या करूंगा? मैं /25 में ले जा रहा हूं, उसका मतलब मैं 2 की पावर 1 कर रहा हूं, 1 बिट और बढ़ा रहा हूं मैं। 24 था, 1 बिट और आगे बढ़ गया, यानी कि इसके अंदर से 1 बिट ले लिया मैंने। तो क्या होगा भाई? ये हो गई सबनेटिंग, यानी कि मैंने 2 की पावर 2 दो हिस्सों में नेटवर्क तोड़ दिया। जितना बिट आगे बढ़ता रहेगा नेटवर्क उतना इक्वली ब्रेक होता रहेगा। /26 है, इसका मतलब 2 की पावर 2 है, सॉरी /25 था, 2 की पावर 1 2 दो हिस्सों में टूटा, 2 की पावर 2 चार हिस्सों में नेटवर्क टूटा। अब इसका जो सबनेट मास्क होगा क्या होगा? 255.255.255.128, ये होगा इसका। अच्छा ये बात याद रखिएगा, 1 बिट बढ़ानी है मुझे, तो 1 बिट के अगेंस्ट में मैंने 128 क्यों लिखा है ये समझ लें आप लोग, ये समझना जरूरी है। अब मैंने जो 128 लिखा है, अब ये 128 क्यों आया इसको समझते हैं। पहले मुझे ये बताइए कि /24 समझ में आ गया, /24 से मैं /25 पे गया, इसका मतलब मैंने 1 बिट इसके अंदर ऑन की, लेकिन ये 1 बिट आपको यहां डायरेक्ट नजर नहीं आएगी। मैंने इसको बताया 1 बिट ऑन करने का मतलब 2 की पावर 1, नेटवर्क दो हिस्सों में टूट गया। लेकिन इसका सबनेट मास्क अब ये वाला नहीं रहेगा, बल्कि सबनेट मास्क ये वाला हो जाएगा। अब यहां दूसरा सवाल उठता है कि ये 128 कहां से आया? समझ में नहीं आया 128? आइए मैं आपको समझाता हूं। जब ये बाइनरी टेबल लिखते हैं ना, तो बाइनरी टेबल का ये वाला हिस्सा कहलाता है LSB। क्या कहलाता है? LSB, जिसको कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये वाला पार्ट कहलाता है MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जब आपका कोई हिस्सा होता है ना, ये एक ऑक्टेट, तो इस ऑक्टेट का रिजल्ट पता है किस तरह लिखा जाता है? इस तरह 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, इस तरह लिखा जाता है। जब ये इस तरह लिखा जाता है 128 के बाद, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आखिरी बिट है, इस आखिरी बिट को अगर मुझे ऑन करना हो तो मैं यहां से ऑन करूंगा या यहां से ऑन करूंगा? डेफिनेटली मैं यहां से दाखिल होऊंगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने /25 पे जाना है
तो मैंने इस तरफ से दाखिला लेना है, 128 लिखना है। और अगर मुझे /26 लिखना है, /26 का सबनेट मास्क क्या होगा, 255.255.255.192। कैसे हुआ 192, आए समझाता हूं मैं आपको। 25वें बिट में दाखिल हुए थे आप, यहां से 26वें में दाखिल हो गए, इन दोनों को मिला दिया आपने, ये हो गया 192। 27वें का क्या होगा, अगर मुझे एक और बिट खोलनी है 27वें का, इसका मतलब है नेटवर्क कितने हिस्सों में टूटेगा, नेटवर्क टूटेगा 2 × 3, यानी कि 8 हिस्सों में नेटवर्क टूटेगा। 255.255.255.224, ये नेटवर्क 8 हिस्सों में टूट गया इक्वली। जब ये 8 हिस्सों में नेटवर्क टूट गया तो इसका मतलब क्या है कि मैं इन 255 आईपीस को 8 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं। एक बात याद रखिएगा, इस गेम का रूल है, इस गेम का रूल ये है कि 255 आईपीस हैं इस पूरे नेटवर्क के अंदर। अगर आप 102 हिस्सों में नेटवर्क तोड़ रहे हैं, इसका मतलब आईपीस 2 हिस्सों में टूटेंगी, यानी कि 128 आईपी एक में रहेंगी। ठीक है, अच्छा 26 के अंदर 192 ही आएगा, 26 में 192 ही आएगा, 27 में 1224 आएगा। क्यों आएगा 26 में 192, मैं दोबारा समझा देता हूं। अगर आप नीचे देखें, ये रहा /25, मैं यहां लिख देता हूं /25 /26 /27 /28 /29 /30। ठीक है, तो ये है 192, इसलिए 192 आएगा। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जब तक अपने हाथ से सॉल्व नहीं करेंगे नहीं समझ में आएगा ये। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना और समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। बाइनरी और डेसिमल का गेम है सारा। ठीक है, तो अगर मिसाल के तौर पे ये मैंने लिखा है, अब चलते हैं आपके सवाल जवाब की तरफ। मैथमेटिकल कैलकुलेशन दे रहा हूँ, 192.168.10.24। कोई इसको सॉल्व करके बता सकता है मुझे क्या होगा? 192 के अगेंस्ट में क्या आएगा, कितनी बिट्स आएंगी? 168 के अगेंस्ट में कितनी बिट्स आएंगी? 10 के अगेंस्ट में कितनी बिट आएंगी? और 24 के अगेंस्ट में कितनी बिट्स आएंगी? नहीं, मैं ये नहीं बता रहा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 192 है, इसमें 8 बिट है ना, कितनी बिट ऑन रहेंगी, कितनी बिट ऑफ रहेंगी? आए समझते हैं। ये आपके सामने मैंने रखा हुआ है, इसको मैं नीचे लेकर आ जाता हूँ यहाँ पे। अब जरा गौर से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। 192 के अंदर 128 आ रहा है या नहीं आ रहा? कोई मुझे बता सकता है? 128 192 से छोटा है या नहीं छोटा है? हाँ, 16 + 8 होगा, सही है। तो यह आ गया 128 के अगेंस्ट में एक बिट ऑन कर दी मैंने, 1। अब 192 लाने के लिए मुझे कितने नंबर और चाहिए? अच्छा, इसका एक बड़ा जबरदस्त रूल है गेम का, याद रखिएगा। 1 से लेकर 255 तक आप जो भी नंबर देंगे वो इससे सॉल्व हो जाएगा, इन नंबर से। ये इसका रूल है, अभी मैं आपके सामने दिखाता हूं और आप लोगों से ही इनपुट लेता हूं मैं। 1 हो गया। 192 में और कितने नंबर ऐड करूं कि 192 आ जाए ऊपर से? 128 + 64 ऐड कर सकता हूं मैं। 64 बड़ा नंबर तो नहीं है, 192 से आगे तो नहीं निकलेगा, ये बात सबको कंफर्म हो रही है। तो 128 + 64 कितना हो गया? 192 हो गया। आप लोग अपना कैलकुलेटर अपने सामने रखें और पेन पेंसिल अपने सामने रखें और उससे मेरे साथ साथ सॉल्व करें। तो 128 + 64 192 बनता है, तो मैंने डबल 1 कर दिया। मेरा रिजल्ट पूरा हो गया 192 का, मेरा रिजल्ट 192 का पूरा आ गया। तो बकिया नंबर के मैं 0 कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6। मुझे 8 बिट चाहिए, ऑक्टेट है ना, 8 बिट चाहिए मुझे। 168 पे आ जाए, 168 पे आ जाए। 168 लाने के लिए मुझे क्या 128 इसके अंदर आएगा, हाँ या ना? मुझे यस या नो में जवाब चाहिए आप लोगों से। 128 छोटा नंबर है 168 से, बिल्कुल 1 आ गया। क्या 64 ऐड कर सकता हूं मैं? 64 ऐड करूंगा तो 168 से ऊपर वैल्यू निकल जाएगी। तो 168 की जगह क्या लिखूंगा मैं? तो सॉरी, 64 की जगह क्या लिखूंगा? 0। 0 लिखने के बाद 32, 128 + 32 कितना होता है? 160। मैं दोबारा 1 लिख दूंगा यहाँ पे, मतलब जो वैल्यू इसको फिलअप करने के लिए आएगी उसकी जगह 1 लिखूंगा। अब 16 अगर करता हूं मैं तो 160 तक तो पहुंच चुका हूं, 16 करूंगा तो 176 हो जाएगा, तो मुझे 16 नहीं चाहिए। 16 के बाद 8 है, यानी कि मुझे 168 लाने के लिए 128 आ गया था, 32 आ गया था, 160। अब सिर्फ 8 और चाहिए, मेरा नंबर पूरे हो जाएगा, 168 आ गया। अब बकिया 421 के लिए क्या करूंगा? 3 0 आ गए। अब आ जाए 10 की तरफ।
10 लाने के लिए मुझे पता है कि 10 से बड़े नंबर में जीरो ही लिखना है, क्योंकि 10 से बड़ा नंबर जरूरी नहीं है। तो 128 के लिए जीरो, 64 के लिए जीरो, 32 के लिए जीरो और 16 के लिए जीरो। अब 8 10 से छोटा नंबर है, 1 आ गया। 4 और 8 12 होते हैं, इसका मतलब 10 से ऊपर निकल जाएगी वैल्यू, मैं जीरो लिख देता हूँ यहाँ पे। फिर 8 और 10 कितना होता है, 8 और 2 10 हो गए, 1 वैल्यू लिख दी और फिर जीरो कर दिया मैंने। और आखिर में क्या है, 24 लाना है। 24 लाने के लिए मुझे क्या करना है, 128 भी नहीं चाहिए, 64 भी नहीं चाहिए, 32 भी नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, 3 जीरो लिख दिया आपके सामने। उसके बाद आए 16 लाने के लिए 1 लिखा मैंने। 16 और 8 कितना होता है, डबल 1 हो गया। 4 2 1 0 0 0। अब आप लोग अपने रिजल्ट मैच कर सकते हैं इसके साथ। ऑक्टेट जो है वो 8 हिस्से के अंदर 2 की पावर 7 बनती है। तो 2 की पावर 7 कुछ इस तरह से आती है, 2 की पावर 0 आंसर 1, 2 की पावर 1 आंसर 2, 2 की पावर 2 आंसर 4, 2 की पावर 3 आंसर 8, 2 की पावर 4 आंसर 16, 2 की पावर 5 आंसर 32, 2 की पावर 6 आंसर 64 और 2 की पावर 7 आंसर 128। अब जरा गौर से देखें, ऊपर से गिने, ये 7 तक तो आ गया हूं, लेकिन हकीकत में ये 8 है, क्योंकि जीरो भी काउंट होगी यहाँ पे। अच्छा, जिसको माइक खोलना है वो ओपनली माइक खोल के सवाल कर सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है। आप लोग के पास अगर पेपर पेंसिल है, पेपर पेन है, तो लिखें साथ में, सॉल्व करें मेरे साथ, ठीक है। अब ये 128 आ गया, मुझे इसके अंदर, मेरे पास कंडीशन है कि ये जो 8 है इसके अंदर मैं 255 से आगे नहीं जा सकता। अब कैसे 255 होगा, जरा इसको देखते हैं। 128 है, अच्छा ये वाला जो हिस्सा कहलाता है ना, ये इस जगह का होता है, यहाँ का। और ये वाला जो होता है वो ये वाला हिस्सा होता है। तो ये जो शुरू का होता है इसको हम कहते हैं LSB, और जो लास्ट होता है इसको हम कहते हैं MSB। स्टैंड फॉर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। अब ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बेसिकली आपका यहां तक जाएगा, ठीक है, और वो यहां से स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास पहला वाले में आ रहा है 192, ठीक है ना। अब 192 आ रहा है, तो 192 के लिए मैं, सॉरी, MSB यहां से स्टार्ट होगा और फिर यहां तक जाएगा LSB, ठीक है। तो MSB अगर स्टार्ट करता हूँ, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक IP लिखी हुई है, आपके सामने मैं लिखता हूँ 192.168.20.67। अच्छा, इसके अंदर आप कोई भी नंबर देंगे वो नंबर इन चारों में पुट हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने आपके सामने बना देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6 7 8, और डॉट करके इसी तरीके से ये तीसरा मैंने ले लिया और डॉट करके चौथा, ये वही चीज़ है जो है, ठीक है ना। अब ये 8 में मुझे ये वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 192 168 20 और 67। अब ये 192 मैं यहाँ पे डालूंगा, 168 यहाँ आएगा, 20 यहाँ आएगा और 67 आएगा। कैसे आएगा जरा गौर करें और कोशिश करें कि पेन पेंसिल साथ लेके बैठे। 192 के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो देखें क्या इन तमाम नंबर्स को, जो आखिरी नंबर से, इनको मिलाने से 255 की वैल्यू आ रही है। आइए देखते हैं। 128 प्लस 64 कितना होता है भाई, 192। 192 प्लस 32 कितना होता है, 224। 224 प्लस 16 कितना होता है, 240। 240 प्लस 8 कितना होता है, 248। फिर 4 252, 2 254 एंड देन 255। हो गया 255 आपके पास पूरा, ठीक है। ये पूरा 255 हो गया है। अब 255 के बाद अब मुझे ये 192 चाहिए नंबर। मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे 1 और जीरोस लाऊं कि जहां पे 192 करने से उतने वंस आ जाएं। अब 128 क्या 192 बना देगा या नहीं बनाएगा। मिसाल के तौर पे मुझे 192 चाहिए, अगर मैं 128 को यहाँ रखता हूँ पहले उसमें, तो क्या 192 आ गया मेरे पास या नहीं आया। 128 से 192 मतलब 128 देखो ऐड करना देखो पड़ेगा। मेरे पास एक है, मुझे इस पहले वाले ऑक्टेट में, मतलब आप 3 को छोड़ दें, पहले वाले को देखें, पहले वाले में 192 का नंबर मुझे लेकर आना है इन नंबर्स की जी मदद से। तो क्या मैं जी 128 रखूंगा, 128 192 से छोटा है या बड़ा है, बस ये वाली बात है। 192 से छोटा छोटा है, ये बीच में आए। ये यहाँ पे 1 आ गया। 1 का मतलब मैंने बिट्स ऑन कर दी, ये आखिरी वाली बिट ऑन हो गई। ये MSB यहाँ से स्टार्ट होगा और देन मूव टूवर्ड्स LSB, ठीक है ना। ये मैं डैश मिटाता रहता हूँ, जरा गौर से देखिएगा। जितनी बिट्स की जरूरत है उतनी ऑन करूंगा, बकिया ऑफ हो जाएंगी 192 लाने के लिए। हो गया। 192 प्लस 64 कितना होता है भाई, 160। चेक करें, 160 160 होता है, ठीक है ना।
192 सॉरी 128 और प्लस 64 192 हो गया। तो इसका मतलब मैं दूसरा भी 1 ले आया, मेरा टारगेट अचीव हो गया 192 का। बिल्कुल हो गया, बकिया 0 कर दें। 3 4 5 6 7 और 8 ये मिटा दिया मैंने। तो ये 192 की बाइनरी आपके सामने आ गई। 1160 192 अचीव हो गया आपके सामने। इसी तरीके से 168 आप करें, इसी तरह 20 करें और इसी तरह 67 करें। मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, माइक खोलें, आपके सामने मौजूद है, खुद से सॉल्व करें। याद रखिएगा 1 to 8 यहाँ से स्टार्ट होगा, एमएसबी यहाँ से, और लास्ट में एलएसबी, मतलब लास्ट वाला एलएसबी है, शुरू वाला एमएसबी है। कर लेंगे आप लोग माइक खोल के खुद से? मैं आ जाऊँ नमाज पढ़ के फिर? और क्लास सी की अगर बात करूंगा तो 255.255.255.0, इसका मतलब इसमें से ये आखिरी बिट्स के अंदर जो है मैं होस्ट बढ़ा सकता हूँ। क्लास बी में इन दोनों में होस्ट बढ़ा सकता हूँ और क्लास सी में इन तीनों में बढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना। क्लास ए के लिए जो हम नेटवर्क यूज़ करते हैं वो नॉर्मली 10.0.0.0 का करते हैं, ठीक है ना। और क्लास बी के अंदर 172.16 से लेके 172.31 तक हम इस्तेमाल करते हैं, और क्लास सी के अंदर 192.168 से लेते हैं। अब इसके आगे .1 .2 वो सारे इस्तेमाल होते हैं नॉर्मली, लेकिन जो रिकमेंड है या जो आप देखते हैं वो नॉर्मली /24 के लिए .0 होता है, बट आप 1 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 192 का नॉर्मल जो एड्रेस होता है वो हम प्राइवेट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी का सर ये रेंज दोबारा बताइएगा। हाँ, रेंज कौन सी वाली रेंज की बात कर रहे हैं? बी की, सी की? ये जो आईपी आपने लिखे हैं। अच्छा देखें, ये आईपी मैं बता रहा था क्लास सी के अंदर, जैसे अभी हम पीछे क्लासेस पढ़ के आ रहे थे, ये वाली 10 का नेटवर्क था पूरा, 10 से लेके 255 तक था ये पूरा, ठीक है ना। ये क्लास ए के अंदर आ रहा था। 172.16 से लेके 172.31.255.255 इसके दरमियान की जितनी आईपीज होंगी वो क्लास बी के अंदर से प्राइवेट के लिए रिजर्व्ड हैं, और क्लास सी के लिए 192.168.0 से लेके 192.168.255.255 तक रिजर्व्ड हैं ये। यानी कि हर क्लास में से एक एक आईपी जो वो है आईपी नेटवर्क है वो रिजर्व्ड है आपकी प्राइवेट रेंज के इस्तेमाल के लिए। अच्छा, प्राइवेट रेंज का मतलब ये है जो पब्लिकली एक्सपोज नहीं होती और पब्लिक पर आपको नहीं मिलती, ठीक है ना। इसके ऊपर कोई राउटिंग वगैरह हम पब्लिकली नहीं करते, ठीक है। अगर हमें जाना भी होता है तो हम वाया नेटिंग बाहर जाते हैं, जो कि एक पब्लिक आईपी हो गई या मल्टीपल पब्लिक आईपी हो गई, डिपेंड करता है कि आप कौन सी नेटिंग यूज़ करें, लाइक स्टैटिक, डायनेमिक या पैट, तो उसके थ्रू आप इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए मेरे पास और भी वीडियोज़ हैं, आप लोग अगर फ्री एलएमएस पे जाएं तो उसके अंदर मैंने वाइट बोर्ड के ऊपर पूरी एक क्लास ली थी आज से 2-3 साल पहले, उसको मैंने पूरा रिकॉर्ड करके रखा है। वाइट बोर्ड पे पूरी डिप्लॉयमेंट सिखाई है मैंने कि कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, ठीक है। और ये टेबल याद रखिएगा, ये टेबल बहुत ज़रूरी है आपको बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। आपके पास दुनिया की कोई भी आईपी हो गई, IPv4 उसको आप इसी टेबल की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, इधर पब्लिक या प्राइवेट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? आगे चलें। अच्छा जी, सबनेटिंग का सिंपल क्या है? सबनेटिंग के अंदर आप सिंपल करते ये हैं कि मिसाल के तौर पे, ये तो मैंने ऊपर सबनेट मास्क बताया था। सबनेटिंग की अगर मैं बात करूं तो सबनेटिंग के मुझे अंदर सवाल पूछना है उस्मान कि हमें हाँ, ज़रूरत कब पड़ती है कि क्या नाम है बाइनरी पे जाने की? मतलब हम अगर बात करते हैं तो खाली आईपीस पे बात करते हैं, मतलब ये रिक्वायरमेंट कहाँ आती है कि बाइनरीज पे हमें इसको कन्वर्ट बाइनरीज करना है? पर बहुत ज़्यादा हमें नहीं जाना होता, लेकिन हम नॉर्मली जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल जब आगे आप राउटिंग पढ़ोगे या VPN बनाओगे ना, उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी जब CIDR ओवरलैप कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल वामिक और याकूब साहब जो है एक दूसरे के साथ VPN टनल बना रहे हैं, दोनों अपने अपने नेटवर्क को बात करवाना चाह रहे हैं। अब दोनों के पास पता लगा कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गई कि दोनों के CIDR ओवरलैप करना शुरू हो गए। तो डिज़ाइनिंग शुरू से ऐसी होनी चाहिए कि आप लोग को CIDR एक दूसरे से ओवरलैप ना हो। अगर वामिक याद हो, हमने NBR के अंदर कैलकुलेशन शुरू में की थी, तो हमने यही देखा था कि यार उनके CIDR किसी भी रीजन पे कहीं भी ओवरलैप ना हो रहे हों। यहाँ पे भी कुछ वैसे ही सिलसिला है, ठीक है। तो उस वक्त हमें शुरू में डिज़ाइन करते वक्त इस बात का ख्याल रखते हैं, क्योंकि एक दफ़ा जब नेटवर्क बन गया, हमारा VMs आ गई, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, फिर कैसे चेंज करेंगे हम लोग। तो शुरू में ही आप ऐसे मैथमेटिकल पेपर वर्क लेके चलें कि आपको पता हो कि आपका नेटवर्क कल को एक्सपेंड होना है तो उसमें प्रॉब्लम ना आए आपको। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, AWS अलाउ करता है कि जी 20 भी यूज़ कर लें, 30 भी यूज़ कर लें,
वो एरर नहीं देगा और लोग बना भी लेते हैं, बट दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। गुड प्रैक्टिस ये है कि हम इन तीन में से कोई यूज़ करें, ताकि कल को आप पब्लिकली किसी से बात करना चाहें तो वहाँ ऐसा ना हो कि प्राइवेट पे भी वही आईपी यूज़ कर रहे हो, पब्लिक पे भी वही आईपी यूज़ कर रहे हो, तो कहीं ओवरलैपिंग आ सकती है आपके पास। स्पेशली राउटिंग में जब आप राउट प्रोपेगेशन करेंगे तो वो राउट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा आपके राउट टेबल में, वो कहेगा पहले से एग्जिस्ट है या मैं ओवरलैप कर रहा हूँ कहीं पे, तो उस वक्त सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी बेकार चली जाएगी। उस्मान, और इन्हीं रेंजेस को मेरे ख्याल से RFC 1918 भी कहते हैं। यस, ये रहा RFC, मैंने कहीं इसमें लिखा हुआ भी था शायद, ये रहा RFC 1918, ठीक है ना। तो मुझे नहीं पता कि AWS क्यों अलाउ करता है, गूगल तो एरर दे देगा स्ट्रेट अवे। गूगल में अगर आप कोई पब्लिक डालेंगे फॉरन एरर देगा, वो कहेगा मैं इन तीनों के अलावा जानता ही नहीं, बट AWS कहता है आप यूज़ करो, 20B 30B 40B यूज़ कर रहा होता है वो। बट मैं मसले बता रहा हूँ क्योंकि कई क्लाइंट्स के साथ मैंने इशू देखे हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, आखिर में आके स्टक हो गए। क्यों? छोटी सी गलती की वजह से कि उनका पुराना कोई नेटवर्क इंजीनियर था, उसने 2030 में से कोई यूज़ कर लिया, ठीक है ना, और वो आगे जाके फंस गया क्योंकि राउट टेबल में उनको किसी पब्लिक सर्वर का एड्रेस डालना है, वो कह रहा है मैं तो ऑलरेडी एग्जिस्ट हूँ प्राइवेट के तौर पे, तो वो कैसे डालेंगे फिर आप। और AWS आपको पता है कि एक लिमिटेशन तक आपको मतलब एक लिमिट तक काम करने देगा, उससे आगे काम भी नहीं करने देगा आपको अंडरलाइंग हार्डवेयर पे, तो कैसे करेंगे। तो दैट्स द रीज़न। तो सबनेटिंग का मैं खैर आपको ये बता रहा था, सबनेटिंग की ज़रूरत नॉर्मली आपको AWS में पड़ेगी, गूगल में इतनी नहीं पड़ेगी क्योंकि गूगल मल्टी रीजन पे करता है, वहाँ ज़रूरत नहीं है। सबनेटिंग बेसिकली क्या होता है, मेरे पास अगर एक नेटवर्क है ना 192.168.0.0/16 का, अब अगर आप एक कैंपस डिज़ाइन करें, मैं कैंपस की एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरे पास एक है IT डिपार्टमेंट, एक है एडमिन डिपार्टमेंट, ठीक है ना। अब ये /16 तो है, या मैं /16 भी नहीं /24 से लेता हूँ ताकि और आसानी समझ में आए। /24 पे कितनी IPs होती हैं, किसी को पता है? टोटल नंबर ऑफ IPs इसके अंदर कितनी होती है? 255 but मैं 256 मैं 256 ही कंसिडर कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट भी ऐड कर देता हूँ, अभी मैं ओवरऑल कर रहा हूँ। अब जब डिपार्टमेंट मुझे कैंपस डिज़ाइन करने की बारी आ रही है, तो मुझे बेसिकली VLANs बनाने हैं, वर्चुअल लैंस बनाने हैं, ताकि जो है वो मैं ब्रॉडकास्ट के डोमेन को इंक्रीज़ कर सकूँ और ब्रॉडकास्ट के साइज़ को डिक्रीज़ कर सकूँ, ठीक है ना। सबनेटिंग या VLANs हम बनाते हैं टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड इंक्रीज द साइज ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन, ठीक है, ताकि नेटवर्क में स्लोनेस ना आए और कई चंक्स के अंदर अलग अलग नेटवर्क्स बने रहें एक ही IP के ऊपर, एक ही IP नेटवर्क के ऊपर। तो हम करेंगे क्या, /24 है, /24 क्लास C के लिए क्या है, क्लास C में ये एक ही नेटवर्क है सिंगल, ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो भी IPs हैं वो बराबर है। अच्छा, इसके अंदर ज़रा आप गौर कीजिएगा कि /24 का सबनेट मास्क क्या होता है, कोई बता सकता है? 255 255 255.0 कुछ ऐसे ही है भाई जी। इसको मैं मजीद मतलब इन डेप्थ जाता हूँ। इसका मतलब ये है कि इसकी बिट्स ऑन है 8 पूरी, क्या सेकेंड ऑक्टेट की भी सारी बिट्स ऑन है और थर्ड की भी सारी बिट्स ऑन है, फोर्थ की ऑन नहीं है, ठीक है ना। फोर्थ की ऑन नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसकी सारी बिट ऑफ है। जब ऑफ है तो 2 की पावर कितनी है भाई, इसकी 0 है। ये 2 की पावर 0 का आंसर क्या होता है? 1। 1 का मतलब ये है कि पूरा नेटवर्क एक है, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैं 192.168 10 को लूं और 192.168 25 को लूं, क्या दोनों बात करेंगे एक दूसरे से? अभी करंट सिनेरियो में एक कंप्यूटर पे 10 की IP डालूं, एक पे 25 की डालूं, एक पे 40 की डालूं, सारे बात करेंगे ना। क्यों? क्योंकि उसके सबनेट मास्क सेम है। ये सबनेटिंग में उस वक्त बात करना छोड़ेगा जब जो है इसका सबनेट मास्क चेंज होगा। अच्छा, इसको मैं एक और तरीके से समझाता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सबनेटिंग का दूसरा नाम क्या है। सबनेटिंग का दूसरा नाम है FLSM। क्यों कहते हैं FLSM? ठीक है, इसको इसलिए कहते हैं फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क। क्यों? क्योंकि ये जब भी ब्रेक होगा ना, इक्वल ब्रेक होगा। इसको मैं बहुत आसान एग्जांपल से समझाता हूँ कि हमारे पास एक 2000 गज का एक प्लॉट है, एक फैमिली साथ रहती है आपके उस 2000 गज के प्लॉट में, ठीक है ना। कल को उनकी फैमिली में कुछ डिवीजन होती है, लेकिन बाहर से कोई बंदा ऐड नहीं हो रहा, बल्कि उसके अंदर जो फैमिली मेंबर्स हैं बस उतने ही हैं, यानी कि 256 फैमिली मेंबर्स रहते हैं एक 2000 गज के प्लॉट के अंदर। अब जब डिवीजन होगा तो इस बिहाफ पे डिवीजन होगा हमेशा। समझ में आ रही है सबको बात, या स्टिल किसी को डाउट है? मैं बहुत स्लो आहिस्ता से और बेसिक लेवल पे लेके चल रहा हूँ ताकि सबनेटिंग समझने में काफ़ी आसानी हो। तो उसके लिए आपको ये 3-4 बातें जो ऊपर लिखी है ना, ये समझना ज़रूरी है। पहले मुझे ये बता दें, जो ऊपर बातें लिखी हैं सबको समझ में आ गई हैं?
मैंने /24 की एग्जांपल ली है, इसके अंदर आप लोगों ने बताया 256 आईपीज होती हैं, क्लास सी है और इसका सबनेट मास्क ये है। और मैंने बोला कि भाई आखिरी ऑक्टेट 0 पे है तो 2 की पावर 0 आंसर 1 आता है, इसका मतलब है ये एक दूसरे से तमाम आईपीज बात कर सकती हैं 256, ठीक है ना। अब इसके अंदर टोटल आईपीज 256 है, एक हिस्से में रहती थी 2000 गज के प्लॉट के ऊपर एक पूरी फैमिली। अब जब मैंने उसके अंदर डिवीजन किया तो डिवीजन इक्वल होगा या अनइक्वल होगा? इक्वल होगा, ठीक है। अब इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा? क्योंकि हम इसको फिक्स लेंथ सबनेट मास्क यानी कि FLSM से बोलते हैं। तो अगर मुझे इसके अंदर डिवीजन पैदा करनी है, मतलब इसको तोड़ना है, तो मैं 2 की पावर पे ही तोड़ सकता हूं, ये याद रखिएगा। इसका मतलब क्या है, अभी ये एक हिस्सा है, एक से कितने हिस्से हो सकते हैं? 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से बस 64 तक जाएंगे, 64 से आगे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते वो भी वजह बताता हूं मैं। इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 0 1, इसका मतलब ये है कि ये /24 है, अभी करंट वाला सबनेट मास्क है ये, ठीक है ना। इसको मैं कुछ ऐसे लिख देता हूं, ये ऐसे। अब जब ब्रेक करूंगा तो 2 की पावर 1 2 यानी कि /25 हो गया। /25 का क्या मतलब हुआ? /25 का मतलब ये हुआ कि इसका सबनेट मास्क बनेगा 255.255.255.128। क्यों बना भाई 128? कोई बता सकता है मुझे? भाई किसी के सर के ऊपर से गुजर रहा हो तो मुझे बता दे, मैं दोबारा समझा दूंगा, लेकिन ये बेसिक्स है। ऑन कर दी ना? मैंने क्या किया, मैंने ये 4 ऑक्टेट थे ना, हाँ, मैंने MSB की पहली वैल्यू इंटर कर दी 128। क्यों? क्योंकि ये सबनेट मास्क मुझे कितना चाहिए था? /25 चाहिए था ना, तो भाई 24 के तो 3 ऑक्टेट भर चुके थे। अब चौथे में दाखिल हो गया, पहला बिट ऑन कर दिया, तो पहला बिट ऑन किया तो क्या हो गया? 25 हो गया। जब 25 हुआ तो उसकी बाइनरी क्या बनी? 128 बन गई ना, क्योंकि MSB को यहाँ पुट कर दिया मैंने। अब जैसे ही मैंने 25 किया ना, तो 25 करने से मेरा सबनेट 2 हिस्सों में टूट गया। कैसे? पहला जो सबनेट बना, सबनेट 1, वो कुछ ऐसा बनेगा 192.168.0.0 से लेके 192.168.0.127। अब 128 क्यों नहीं किया मैंने, 127 क्यों किया? ये भी बड़ी जबरदस्त बात है, ठीक है ना। अच्छा, सबनेट मास्क क्या होगा भाई? 255.255.255.128। इसके अंदर जो सबनेट 2 बनेगा भाई, वो कुछ ऐसा बनेगा 192.168.0.128 से लेके 192.168.0.255, और सबनेट मास्क यही वाला रहेगा इसका, ठीक है ना। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई, जैसे कि मैंने अभी कहा था कि भाई एक ऊपर 24 है, इसका मतलब इनकी तमाम आईपीज एक दूसरे से बात कर सकती हैं। क्यों? सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में थी ना। अब इनके ब्रॉडकास्ट डोमेन टूट गए, 2 हिस्सों में हो गए। /25 की वजह से सबनेट मास्क 2 हिस्सों में हो गया, तो ये आईपीज 0 से 127 तक एक दूसरे से बात कर सकती हैं, 128 से 255 तक बात कर सकती हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं तो 127 तक क्यों किया है मैंने? 127 तक मैंने इसलिए किया है क्योंकि /25 की वजह से मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया ना इसको, नेटवर्क इक्वली 2 हिस्सों में टूट गया। और हमेशा याद रखिएगा, आपके नेटवर्क के अंदर जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क एड्रेस, वो हमेशा इवन नंबर होता है, और जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है वो हमेशा ऑड नंबर होता है। आप कभी भी करके देख लें, यही आंसर निकलेगा। तो अगर इसमें गौर करें आप, मेरा नेटवर्क एड्रेस 0 से शुरू हो रहा है, इवन नंबर है। मेरा ब्रॉडकास्ट एड्रेस 127 पे खत्म हो रहा है, क्या ऑड नंबर है? मेरा नेटवर्क एड्रेस 128 से शुरू हो रहा है, क्या इवन नंबर है? मेरा ब्रॉडकास्ट एड्रेस 255 पे खत्म हो रहा है, क्या ऑड नंबर है? ये बहुत आसान तरीका है बगैर गलती किए। ये तो 25 में तोड़ा है ना, क्या आप लोग इसको 26 पे तोड़ के दिखा सकते हैं मुझे क्या एड्रेस निकल रहा है? यही चीज़ मैं करूं भाई, 192.168.0.0/24 है, ठीक है ना। आप इसको जो है वो /26 में और /27 में तोड़ के दिखा सकते हैं मुझे कि क्या आंसर निकलेगा? मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूं कि आप लोग को कितनी हद तक समझ में आया, क्योंकि ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप VPC डिज़ाइन करेंगे। उस VPC में इनकी ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली AWS जो है वो 16 और 24 पे करता है, वो अपना CIDR ब्लॉक /16 पे बनाता है और उनके सबनेट /24 पे लेता है। लेकिन अगर आप /24 के अंदर कर रहे होंगे तो /28 तक जाएगा ये। अच्छा, मैं खुद बता देता हूँ। एक सवाल है, थोड़ा सा दोबारा रिपीट। /25 पे आपने किया ना, हाँ और आपने इसको सबनेट 2 सबनेट में ब्रेक कर दिया,
ब्रेक हुआ, सब कुछ समझ में आ गया। इसका जो रीजन है ना, वो रीजन मुझे क्लियर नहीं हुआ कि जब हम /25 करते हैं तो ये दो सबनेट में किस रीजन पे टूटा। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। देखें, आप डिपार्टमेंट वाइज काम कर रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर। आपकी एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बात नहीं करना चाह रहा। आप चाह रहे हैं कि आपका वीलैन अलग रहे और दूसरे का वीलैन अलग रहे, या आप MPLS वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर भी आप मुख्तलिफ ब्रांचेस वगैरह को कनेक्ट करते हैं। तो आप अपने एंड से एज ISP जब उनको कनेक्ट करते हैं तो आप मुख्तलिफ सबनेट्स बनाते हैं एक ही IP के अंदर। ठीक है, ठीक है, तो ये उस पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी ब्रॉडकास्ट डोमेन छोटा हो जाता है और ब्रॉडकास्ट नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन्स बढ़ जाते हैं, लेकिन उनका साइज ये छोटा हो मैंडेटरी जाता तो है। नहीं है ना? नहीं, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये हाँ, बेसिकली सही। नेटवर्क को ऑप्टिमाइज करने के लिए होता है। नेटवर्क के अंदर जो बेसिकली ब्रॉडकास्ट बढ़ जाते हैं, स्लोनेस आ जाती है, उसको फिलअप करने के लिए होता है ये। ठीक है, Clear, लेकिन जब आप clear। वो बनाएंगे AWS वगैरह में काम करेंगे तो इनकी ज़रूरत पड़ती है आपको नेटवर्क डिज़ाइन करने के लिए। खैर, मैं 26 का थोड़ा बता देता हूँ, फिर हम मज़ीद आगे चल लेते हैं। 26 का बहुत आसान है। 26 के लिए क्या होगा, 255.255.255.192। क्यों होगा 192 भाई? क्योंकि मैंने इसको भी ले लिया और इसको भी ले लिया। वामिक या जो लोग भी नेटवर्क में वीक हैं वो मुझे बताते रहिएगा। मैंने मतलब 24 तो ये हो गया था, 25 26 के लिए ये दो बिट्स मैंने खोले। तो 25 में ये वाला ऑन कर दिया, 26 में ये वाला ऑन कर लिया, तो कितना हो गया मेरे पास? 192 हो गया या नहीं हो गया? ये हो गया मेरा /26 का सबनेट मास्क। ये टूटेगा 4 हिस्सों में। क्यों? /26 यानी कि 24 से मैं कितना आगे गया हूँ, कितने बिट्स मैंने ऑन किए, कोई बताएगा मुझे? 24 पे था, दो दो बिट्स ऑन दो किए, तो दो 2 बिट ऑन किए, 2 की पावर 2, आंसर कितना हुआ? 4। इसका मतलब दो। नेटवर्क 4 हिस्सों में टूटेगा। अगर आपको ये पता करना हो कि मेरे कितने नेटवर्क बनेंगे, तो जितने बिट्स ऑन किए हैं उसको यहाँ लिख दें। ठीक है ना, ये मैथमेटिक्स के कुछ फार्मूले बता रहा हूँ। दूसरा, मेरे पास हर नेटवर्क में कितनी IPs होंगी, बहुत आसान है पता करने का तरीका। ठीक है ना, टोटल IPs कितनी, टोटल बिट्स कितने होते हैं आपके पास, मतलब IP4 में टोटल कितने होते हैं? 32 होते हैं। 32 में से मैंने नेटवर्क में ऑन कितने किए हैं बिट्स आपके सामने अभी? दो। नहीं, ओवरऑल अब तक बिट्स कितने ऑन है? 26। अच्छा 20। ओवरऑल टोटल की बात कर रहा हूँ। 32 में से 26 ऑन कर लिए, नेटवर्क के हो गए। देखिए, मुझे होस्ट निकालने हैं। अगर मुझे होस्ट निकालने, मैथ्स का एक रूल है ना कि अगर 3 में से 2 चीज़ें पता हो तो तीसरी निकल आएगी, राइट? तो मैं अगर 32 जो टोटल बिट्स हैं उसमें से 26 ऑन कर चुका हूँ, तो क्या मुझे ऑफ बिट्स पता लग जाएंगी इससे बहुत आसानी से? क्योंकि 2 चीज़ें पता है ना, तीसरी निकल। 32 में से 26 निकाला, कितना बचा आपके? 6 बचा। अब 6 बचा। अच्छा, रूल क्या था? रूल आपको याद है? मैंने कहा था कि जितना भी मैं तोड़ लूँ 256 से ऊपर नहीं जा सकता। यही आपके सामने होगा। नेटवर्क निकला है 4, हर नेटवर्क के अंदर 32 - 6 निकलेगा। अब 6 क्या है? 6 बेसिकली बाइनरी है। 2 की पावर 6 कितना होता है? 64 होता है ना। अब 64 को मल्टीप्लाई कर लूँ 4 से, आंसर कितना निकलेगा? क्या 256 नहीं निकलेगा आपके सामने? ये है बेसिकली गेम पूरा। जबरदस्त। ठीक है ना, तो ये चीज़ अगर स्ट्रांग होती है तो नेटवर्क डिज़ाइन करने में काफ़ी आसानी होती है। अब चाहे वो फिजिकल हो, चाहे हाइब्रिड हो, चाहे क्लाउड का हो, ज़रूरत इसकी पड़ती है। क्योंकि क्या होता है, बाज़ दफ़ा हमें एक ही नेटवर्क पे करना होता है। अब वो सबनेट ले लें आप, या आप सुपरनेट ले लें, यानी कि उसका उल्टा ले लें, तो दोनों सूरतों में यही इस्तेमाल होगा। तो ये मैंने सबनेटिंग की थोड़ी सी एग्जांपल बताई है। इतनी डेप्थ हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि आप एडवांस नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं तो एग्जाम में इसके सवालात आते हैं सबनेटिंग के। ठीक है, तो अगर कोई एडवांस नेटवर्किंग का पेपर देना चाहता है तो उसको इसकी तैयारी करनी होगी। वो ऐसे नेटवर्क्स आपको दे देगा और कहेगा भाई /26 में तोड़ के ये नेटवर्क फाइंड आउट करके दो। यानी कि आप समझ लें कि इसमें CCNA के सवाल नहीं होंगे, लेकिन सबनेटिंग और OSI के सवाल देगा ही आपको। और ये आपसे एक्सपेक्ट करता है क्या मास जो बनाया है, मास के अकॉर्डिंगली 2 की पावर 2 4, ये मतलब ये वाला 2 की इसकी पावर बात 2 करो। इसलिए कि तुमने जो है एक ऑक्टेट में 2 बिट्स ऑन किए। हाँ, आखिरी वाले में ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्लास C जो है 24 पे चलता है, यानी कि उसके 3 ऑक्टेट भरे ठीक हुए है। होते हैं। आखिर का 2 और ये ऑन जो किया मैंने, तो वो 2 आ गया हाँ आपके सामने। 2 आ गया। और ये जो 32 - 26 है, ये हाँ, किस चीज को ये है, आइडेंटिफाई करने के लिए? ये द फाइंड द नंबर ऑफ होस्ट इन ईच नेटवर्क, ये है। और ऊपर है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क। ठीक है ना, और ये इसी की बात है जो नीचे आया, ये इसी का सेकंड हिस्सा है बेसिकली।
ठीक है ना। ये 64 किसकी है? 64 का मतलब ये है कि हमारे पास टोटल 256 आईपीज होती है ना। जब 4 हिस्सों में हमने तोड़ा है इसको, तो एक हिस्से के अंदर 64 आईपी हैं, तो 4 में 256 हो गई। तभी तो मैंने कहा था FLSM है, फिक्स लेंथ, यानी कि अगर टुकड़ों में टूटेगा तो अगर 256 आईपीज हैं, 2 में टूटेगा तो 128 मिलेगा, 4 में टूटेगा तो 64 4 में मिलेगा, 8 में टूटेगा जो कि 27वां/27 में आता है तो 32 8 मिलेंगे सबको। इसी तरह 28 में जाओगे तो 16 नेटवर्क बनेंगे और हर एक में 16 आईपीज होंगी, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 16 256। इसी तरह /29 में जाओगे तो उल्टा हिसाब हो जाएगा, वहां पे आपके पास होंगे तकरीबन /29 के अंदर 32 नेटवर्क होंगे, 32 नेटवर्क के अंदर हर एक में 8 आईपीज होंगी, 32 मल्टीप्लाई बाय 8 256। और /30 पे जाओगे तो 64 नेटवर्क बनेंगे, हर एक में 4 आईपीज। सबनेटिंग जितनी बढ़ती जाएगी मतलब यस /26 27 यस, जैसे जैसे आपके नेटवर्क एड्रेस बढ़ते कम होते रहेंगे। यस, क्योंकि देखो नंबर ऑफ होस्ट रिप्रेजेंट करता है 0 से, बाइनरी में 1 और 0 है। 1 नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, 0 होस्ट को करता है, और जहां 0 होगा ना वहां आप आईपीस चेंज कर सकते हो, जैसे 192.168 1.1.2, जैसे कंप्यूटर्स में हम आईपीस देते रहते हैं, वो इसीलिए देते हैं कि हमारे बिट्स ऑफ हैं, अगर बिट्स ऑन होंगे तो हम दे नहीं सकते, वो रुक जाएगा वहां पे। ठीक है, और /30 से आगे नहीं जा सकते, ये भी एक रीजन है। /30 से आगे पेपर वर्क के तौर पे जा सकते हैं, प्रैक्टिकली काम नहीं हो सकता। क्यों? /30 से आगे यूनिकास्ट काम नहीं करता। इसका मतलब ये है कि /30 में टोटल 4 आईपीज मिलती हैं आपको। अब 4 आईपीज में से एक नेटवर्क एड्रेस निकल गया, एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकल गया, तो 2 एड्रेस बचे, मेरे और आपके दरमियान कम्युनिकेशन हो जाएगी, आईपीज ही खत्म हो गई। दैट्स व्हाई। और AWS में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, AWS में /28 से आगे काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि AWS 5 आईपी रिजर्व रखता है अपने पास। जब वो 5 रिजर्व रखेगा /28 है, इसका मतलब 16 में से 5 2 आईपीज तो वैसे ही निकल गई आपकी, 5 निकल गई, तो तकरीबन 8 या 9 आईपीज बचेंगे आपके पास। ठीक है ना, तो वो कहेगा इससे नीचे का नेटवर्क बना के करोगे भी क्या तुम? तो सर इसका मतलब ये है कि /29 नहीं दे सकते और ना ही /30 दे सकते? नहीं, क्लाउड पे नहीं दे सकते आप, वैसे तो आप यूज कर सकते हैं। वैसे मेरा ख्याल है /30 तक हम जाते हैं, जहाँ पे हमें यूनिकास्ट कम्युनिकेशन करानी होती है, याकूब भाई हैं और काशिफ भाई हैं, लेकिन हम क्लाउड के ऊपर /28 से आगे नहीं जा सकते, स्पेशली AWS के ऊपर, क्योंकि AWS इससे आगे समझता ही नहीं है। और वो मतलब 16 आईपी में से 5 आईपी निकालनी है। 5 आईपी तो वो निकाल लेगा अपनी ना, रिजर्व कर लेगा, सेकेंडरी आईपी DNS 11 रह गई। 11 रह गई। मतलब आप जब भी 11 में से 2 आपकी वैसे निकल गई। आप कोई भी क्लास ले लें, उसमें अगर आप कुछ भी करेंगे तो उसमें से 5 आईपी हमेशा AWS अपने पास रिजर्व करेगा। राइट, ये तो रहेगा। हाँ, चाहे आप 16 यूज कर लें, 8 यूज कर लें, लेकिन AWS हमेशा रिकमेंड करता है हर डॉक्यूमेंट हर जगह कि वो अपना मेन CIDR ब्लॉक /16 का बनाता है और उसके अंदर /24 के मल्टीपल सबनेट्स बनाता है। ठीक है ना, तो ये चीजें थी, हम इसको यहाँ पे रोकते हैं। ठीक है ना, एक चीज और है लेकिन मैं सोच रहा हूँ उसको मैं कल कवर कराऊं, उसके बाद फिर हम असल टॉपिक की तरफ जाएंगे, वो है AWS एंड गूगल के रीजन्स एंड जोन्स। तो ये हम आज कवर कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है जिसमें मुझे सिर्फ डाटा सेंटर्स के बारे में बताना है। कल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम कल जो है वो AWS की VPC की लैब, हाँ हर हफ्ते एक क्लास होगी सिर्फ, अब अगले संडे क्लास है आपकी। तो हर हफ्ते तकरीबन 2.5 घंटे की क्लास होगी, क्योंकि 11 से रात 2 बजे तक मेरी अमेजोन की क्लास होती है US में, तो फिर बीच में मैं थोड़ा सा गैप लूँगा। ठीक है ना, तो ये मैंने कंप्लीट करवा दिया है, ये बकिया इसकी डिटेल्स हैं वो आप लोग देख लीजिएगा।